15 फरवरी 2024 को हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए बैन कर दिया है और ये बॉन्ड्स जारी करने वाले SBI बैंक को 2019 से अब तक के इस बॉन्ड्स योजना से जुड़ी सभी तरह की इंफॉर्मेशन लास्ट 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को सौंपने का आदेश दिया है और इसको बाद में पब्लिश करने का भी आदेश दिया है। तो आप सबके मन में इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कंट्रोवर्सी को लेकर कई डाउट्स होंगे, तो आज के वीडियो में इस मुद्दे को इन डेप्थ और सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड्स राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वन टाइप ऑफ एक प्रोमिसरी नोट है। ये बॉन्ड्स किसी बैंक के अकाउंट पे चेक या बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता था, जिसमें भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता की कोई डिटेल नहीं ली जाती। इस बॉन्ड्स के जरिए कोई भी पर्सन या कंपनी जो KYC वेरीफाइड है वो अपना नाम पब्लिश किए बिना अपनी मनपसंद पार्टी को चंदा दे सकता है और ये बॉन्ड्स सिर्फ SBI बैंक ही जारी कर सकता है और ये बॉन्ड्स मेजर 4 फॉर्म में खरीदा जा सकता है, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। ये बॉन्ड्स भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखा में से ही खरीदा जा सकता है। साथ ही ये दान ब्याज मुक्त होता है और हाँ, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करने का एक फिक्स टाइम होता है। मुख्य तौर पर जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पहले 10 दिनों में खरीद के लिए ये बॉन्ड्स अवेलेबल कराए जाते हैं। ये चुनावी बॉन्ड्स जो है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के आर्टिकल 19A के तहत जो पार्टी कानूनी रूप से रजिस्टर है उस पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया जाना चाहिए, जो पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करने में कामयाब रही हो। ये बॉन्ड्स जारी होने के 15 दिनों के अंदर किसी भी पार्टी को इसे अपने अकाउंट के अंदर जमा कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो ये बॉन्ड्स का पैसा PM केयर फंड में अपने आप डिपॉजिट हो जाएगा। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत कब हुई थी। साल 2017 में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने इसका प्रस्ताव रखा था, जिसे जनवरी 2018 में कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक को राजनीतिक दलों को पैसे देने के लिए बॉन्ड्स जारी करने का अधिकार मिला था। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और धन विधेयक एक ऐसा कानून है जो भारतीय संविधान के अनुसार इसे राज्यसभा में पारित होने की आवश्यकता नहीं होती है। वो सिर्फ लोकसभा में पारित होकर भी पूरी तरह से लीगली है, क्योंकि उच्च सदन यानी राज्यसभा को केवल लोकसभा में पेश किए गए हो ऐसे बिलों पर टिप्पणी करने की अनुमति है। ये स्कीम को लाने के पीछे गवर्नमेंट के तर्क की बात करें तो उनका कहना था कि इससे पार्टियों को मिलने वाले डोनेशन में ट्रांसपेरेंसी आएगी। अरुण जेटली जी का कहना था इससे पार्टियों में आने वाले डोनेशन में ब्लैक मनी को रोका जाएगा और 2000 से ज्यादा डोनेशन कैश फॉर्म में नहीं लेने की भी घोषणा की गई है। अब बात करते हैं इसका विरोध क्यों हो रहा है। ऑपोजिशन और कुछ लोगों का मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो डोनेशन देता है उसकी जानकारी पब्लिकली होनी चाहिए और इसलिए इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। पहली याचिका साल 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी और दूसरी याचिका साल 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान और राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग के फ्लड गेट्स यानी बाढ़ के द्वार खुल जाते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना के बारे में लोगों को नहीं जानने देना एक नागरिक के जानने के अधिकार का उल्लंघन करती है, उस अधिकार का जिसे सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू माना गया है। पहले चुनावी डोनेशन देने के लिए कुछ रूल्स थे, जैसे कि कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपनी शुद्ध कमाई के 7.5% तक ही डोनेशन दे सकती थी। इसके अलावा कुछ आलोचकों का ये भी कहना है कि इस योजना से कोई भी विदेशी या भारत की कंपनी भी डोनेशन दे सकती है जो उस पॉलिटिकल पार्टी को अपने फायदे के लिए जिताना चाहती हो, और ये पॉसिबल भी है क्योंकि SBI बैंक भी एक गवर्नमेंट बैंक है और उसमें बॉन्ड्स खरीदने वाले लोगों का KYC डाटा होता है, जिसे गवर्नमेंट लेके इलेक्शन जीतने के बाद उस डोनर को फायदा पहुंचा सकती है। या
तो ऐसा कोई संगठन है जो अपने आतंकवाद को बढ़ावा दे सके, ऐसी पार्टी को डोनेशन देकर उस पार्टी के जीतने के बाद अपना काम आसानी से कर सकते हैं। और इस पर रूलिंग गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष अदालत के सामने ये तर्क दिया कि नागरिकों को उचित प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना कुछ भी और सब कुछ जानने का सामान्य अधिकार नहीं हो सकता। और दूसरा तर्क ये भी है कि इससे डोनेशन देने वाले को खतरा हो सकता है। अगर उसने जिसे डोनेशन किया है वो पार्टी सरकार में नहीं आई तो जीती हुई पार्टी उसे और उसके काम के प्रति भेदभाव कर सकती है। अब जान लेते हैं 2018 से आज तक किन किन पार्टियों को कितना डोनेशन मिला है। चुनाव निगरानी संस्था ADR यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 17 और 2021 से 22 के बीच 5 वर्षों में कुल 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉन्ड से कुल 9,188 करोड़ रुपए मिले हैं। कुल इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए दिए गए चंदे का करीब 98% अकेला बीजेपी को मिला है। टोटल 9,188 करोड़ रुपयों में से अकेले भारतीय जनता पार्टी को लगभग 5,272 करोड़ रुपए मिले थे। उसके बाद कांग्रेस को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से करीब 952 करोड़ रुपए मिले, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपए मिले। हाँ, जब भी कोई पार्टी सत्ता में रही है उसको सबसे ज्यादा डोनेशन मिला है। आप गूगल करके भी देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन और RBI की इसके बारे में क्या राय है वो देखें तो साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को खत्म कर देंगे और इनका इस्तेमाल भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी कॉर्पोरेट शक्तियों को आमंत्रण देने जैसा होगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि कई प्रमुख कानूनों में किए गए संशोधनों की वजह से ऐसी शेल कंपनियों की खुलने की संभावना बढ़ जाएगी जो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए बनाई जाती है। ADR की याचिका के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने बार बार चेतावनी दी थी कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इस्तेमाल काले धन के प्रसार, मनी लॉन्ड्रिंग और सीमा पार जालसाजी को बढ़ाने के लिए हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को एक अपारदर्शी वित्तीय उपकरण कहते हुए RBI ने कहा था कि ये बॉन्ड मुद्रा की तरह कई बार हाथ बदलते हैं, इसीलिए इनकी गुमनामी का फायदा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह सभी पक्ष अपने अपने विचार रख रहे हैं। अब देखना यह रहेगा कि इस बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने से आने वाले चुनाव में किस पार्टी को फायदा होता है और किस पार्टी को नुकसान। तो आई होप आज का ये टॉपिक आपको समझने में आसानी रही होगी। अगर इस मुद्दे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताना, सही आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।